अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और मैं बहुत ही मादरत ख़्वाह हूँ कि हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम पेश करने में बहुत लेट हो गए। मेरे साथ थोड़ी-सी वजूहात हुई हुई थी कि मेरा जो ना वो L4 L5 की डिस्क स्लिप हुई हुई थी, इसकी वजह से मैं तकरीबन डेढ़ 2 महीने बेड रेस्ट कर रहा था और डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन का कहा हुआ था और ऑपरेशन कराने से मना कर रहे थे क्योंकि वो ऑपरेशन इतना पेचीदा होता है कि उसके अंदर बाद में मसले मसाइल आ जाते हैं। तो फिर मैं हकीम की तरफ गया कि हकीम ने मुझे मशवरा दिया, किसी ने हकीम से इलाज करवाएँ और माशाल्लाह से अभी काफ़ी बेहतर तबीयत है। बिल्कुल 100% नहीं ठीक हुआ हूँ, लेकिन ये कि 80% तक कवरिंग आ चुकी है और आज हम इसी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और मैंने बुलाया है मेरे ही इलाज करने वाले और जो है ना बहुत ही प्यारे हकीम हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सैयद अताउर रहमान हाशमी से। आइए मैं आपको बताता हूँ सैयद अताउर रहमान हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम अता भाई, कैसे ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र अदा है भाई, पहले। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने कीमती वक़्त में से जो ना वक़्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। असल में आपको बिल्कुल, बुलाना चाह रहा था अपने प्रोग्राम में इस वजह से कि बीमारियाँ इतनी पेचीदा आजकल हो चुकी हैं। मैं अपने ही आप बता लूँ कि मैं 2 महीने बेड पे पड़ा रहा बिल्कुल और डॉक्टरों को चेक करवाता रहा और ऑपरेशन के बगैर वो कोई बात ही नहीं कर रहे थे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। और मैंने देखा कि ना मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये जो sciatica का जो पेन है अरकुनिसा का, तो वो डॉक्टर इसके ऊपर सिर्फ़ ऑपरेशन ही बोलते हैं। तो आपने जो अभी इलाज किया, तो ये आप मेरे व्यूअर्स को बताएँ कि जो ना अगर ऐसा कोई पेन आता है L4 L5 वाला, तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? वो कहाँ जाएँ और किस तरीके से इसका इलाज है और कितने अरसे में ये ठीक हो जाता है? इसके बारे में कुछ बताएँ। कैसे हैं रशीद भाई, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अच्छा, अब मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि तकलीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी भी गई होती है और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये देखी जाती है कि वो आज़माइश है। थोड़ा सा टाइम होती है, तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ का टाइम होता है, उसमें निकल जाता है। लेकिन अगर इसके लिए आप कहें इसको लाइलाज हो गया तो फिर वो एक मायूसी की तरफ चले जाते हैं बिल्कुल। और लाइलाज जब समझने लगते हैं जब आप समझते हैं कि हम ऑपरेट की तरफ जाएँगे। चाहे आपकी अरकुनिसा का दर्द हो, sciatica का दर्द हो और आज से कुछ टाइम पहले इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता था, लंगड़ी का दर्द। लंगड़ी का दर्द। तो ये एक ही अलामत है कि दाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये L4 और L5 कमर के जो मोड़े होते हैं, 2 मोड़े, उसके दरमियान में एक रग होती है S1 की, ठीक। ठीक है? डॉक्टर जब आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें सारी क्लियर होगी। वो रग दब जाती है तो उसके दरमियान आप देखेंगे तो वो उसमें क्लॉट्स आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, खून की रवानगी नीचे नहीं हो पाती। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके करते हैं, उसके बाद जो है वो बेचारे हजामा कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता, फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता, पेन किलर खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता। कह सकते हैं कि एक पेन किलर, नशा, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा अगर आप मेडिसिन खाते हैं, तो उसका जब तक असर रहता है, तो आपके पेन में रिलीज़ रहता है। अगर वो पेन थोड़ा-सा दवा का असर ख़त्म हो, तो पेन दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। अच्छा भाई, मैं मुझे तो ये हुआ ना, मैं तो उस वक़्त से गुज़रा हुआ हूँ कि ये इतना खतरनाक दर्द है, मैं आपको बताऊँ कि शुरू में मैं भी पेन किलर लगवा रहा था, लेकिन पेन किलर से भी मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा था। यानी कि इतने हाई डोज़ मैंने पेन किलर लगवाए कि मुझे किसी तरीके से आराम मिल जाए, तो मुझे उससे भी जो है ना आराम नहीं मिल रहा था। मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि ये दर्द होता किस वजह से, यानी कि नस किस वजह से दबती है? कि क्या एहतियात करनी चाहिए हमें, या सबसे मसला ना पेश आए ये? सबसे पहली बात तो मैं ऑडियंस को ये अपना मैसेज दूँगा और आप भी ये बात समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे मेन जो पोज़ीशन आती है, वो आती है आपका जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खून गाढ़ा होता है। खून गाढ़ा होता ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, आपका बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, आपकी वॉक नहीं है, आपका चलना-फिरना ख़त्म हो चुका है और ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस और घर में आने के बाद भी बंदा ऐन टाइम पे खाना खा रहा है, अपने डाइट प्लान को बिल्कुल हमने चेंज कर दिया है, ख़राब हो चुका है। 10-11 बजे, 12 बजे घर में खाना खाया, उसके बाद फ़ौरन लेट गए। तो ये पोजीशन बिल्कुल ऑडियंस से गुज़ारिश यही है कि खाने को, अपने टाइम को, डाइट प्लान को बेहतर करें और खून के दौरान को कोशिश करें कि अपना ब्लड का सर्कुलेशन का ख़ास ख्याल रखें। वो कैसे रखा जाएगा, आम लोग हैं उनको तो नहीं पता होगा कि सर्कुलेशन कैसे बेहतर होना चाहिए। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको खून पतला करने का एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसे आप कहते हैं सेब का सिरका, एप्पल सिरका जो होता है है। वो लें 1 चम्मच। सुबह आधा लेमन लें, उसको निचोड़ें आधे कप नीम गर्म पानी में, इसको दोनों को मिक्स करें और 1 लहसुन लहसुन। देसी, उसको आप इस्तेमाल करें। 15-20 दिन तक, महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप इसको 1 हफ्ते तक कंटिन्यू इस्तेमाल करें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। तो उससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर रहती है और हार्ट पे जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिमूव करेगा और सबसे जो मेन चीज़ है वो ब्लड की सर्कुलेशन जो नीचे वाले हिस्से में होती है, फालिज, लकवा, राशा, ये तमाम मसाइलों की अलामत यही होती है जब क्लॉट्स आता है
और ये शरीका के अंदर भी यही मामला है, जिसे कहा गया है अर्कुनिसा। तो इसके अंदर जब टॉप पे आ जाता है, जैसे आपने कहा कि मैं पेन किलर लगवा रहा था लेकिन मुझे उससे कोई रिलीज़ नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप मेरे पास आए तो मैंने बोला राशिद भाई ये कोई चीज़ नहीं है, अगले इंशाल्लाह 12 घंटे में आप बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। दवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क भी आया, लेकिन मैं बड़ा आपकी तबीयत देखने के बाद परेशान था। ये कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पा रही है। मेरे पास तो ऐसे-ऐसे लोग आए जो समझ लें दूसरा स्टेप उनका ऑपरेट था, अल्लाह ने सही। शिफ़ा दे दी। तो मैंने देखा था आपका जो मर्ज़ है वो बहुत समझ लें हाई हो चुका था, बढ़ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शिफ़ा दी और बेहतरी हुई। मैं ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहूँगा, छोड़ दें आप ऑपरेट की तरफ पेन किलर, किडनी, गुर्दे, मैदा, जिगर सब ये ख़राब होने लग जाता है। हर्बल तरीके को और सही तबीब, हकीम तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, सही। लेकिन सही तबीब आप वो देखें जो वो मुस्तनद तबीब हो, पुराने हों। आप भी तकरीबन 8-10 साल से तो बिल्कुल, जानते ही बिल्कुल। हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कराची में काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। तो कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अपने फ़न का माहिर है, लेकिन मैं ये कहूँगा आप ये देखें कि जो मेडिसिन दे रहे हैं, उससे 1 या 2 दिन में, 4 दिन में फ़र्क आता है और दवा छोड़ने के बाद आपकी बीमारी दोबारा नहीं होती है, तो वो इलाज है। बिल्कुल। पेन किलर क्या इलाज है? जब तक खाएँ ठीक है, छोड़ने वही मतलब आता भाई बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खुद भी जो है ना ऑपरेशन की तरफ जा रहा था बिल्कुल, क्योंकि पेन इतना शदीद हो रहा था कि बिल्कुल बर्दाश्त हो नहीं रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन करेंगे तो नस फिर उसमें से निकाल देंगे, आपका पेन खत्म हो जाएगा। मैं अगर ये दूसरे दिन आपके पास नहीं आता, वो भी इस वजह से मुझे टाइम मिल गया कि जो है ना वो डॉक्टर थोड़ा-सा लेट था। तो फिर मुझे आप याद आ गए और मैं आपके पास आ गया, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। आपको यहाँ पे बुलाने की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो भी यही है कि कुछ लोग जो ना वो ऐसे होते हैं कि वो इलाज बर्दाश्त कर सकते हैं, ऑपरेशन करवा भी लेते हैं, 5-5, 6-6 लाख का ऑपरेशन है ये, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो बेचारे ऑपरेशन भी नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते। तो वो फिर जो है ना वो आपसे रुजू करें और जो है ना आप जो है ना अपनी टाइमिंग वगैरह भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले हम जो है ना बात करेंगे आपके ऊपर, आपकी जर्नी के ऊपर बात करेंगे। अता भाई पहले मुझे ये बताएँ कि ये हिकमत कब से स्टार्ट की हुई है? कितने सालों का तजुर्बा है? कब से काम स्टार्ट किया हुआ है? मेरे व्यूअर्स को बताएँ। आप माशाल्लाह से नौजवान लगते हैं अभी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जो है ना ये तो लोग अल्लाह जो है की ना मेहरबानी है। परेशान भी होते हैं, मैं अक्सर आपकी वीडियो देख रहा होता हूँ और हमने हकीम देखे हैं, बहुत बुजुर्ग-बुजुर्ग हकीम होते हैं और फिर वो तो कह रहे होते हैं कि 30 साल का तजुर्बा, 40 साल का तजुर्बा, लेकिन आपकी तो उम्र ही 30-35 साल की लग रही होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। आपने कब से हिकमत स्टार्ट करी? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने राशिद साहब। अब मैं ऑडियंस को और आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगा। मेरी 35 ईयर्स एज है और 35 ईयर्स के अंदर मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस कितना हो गया? 35। 35 का। लेकिन 10 साल में, 8 साल में जब बच्चा होश संभालता है, उसके बाद ही वर्किंग में शुरू होता है। हमने तकरीबन 25 साल अपने वालिद साहब के बाद, जो हकीम अब्दुल गफूर हाशमी, और हाशमी दवाखाना के नाम से पहचाने जाते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। और मेरी अपनी पहचान पैगाम शिफा दवाखाना है, हकीम अताउर रहमान हाशमी। 25 साल का मेरा मैंने ये एक्सपीरियंस मैंने काम किया है और 13 से या 14 साल हो गए जो मैंने मलीर में, कोरंगी में, शाफेस अपना नाज़माबाद में 13-14 साल मेरी क्लिनिक हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा काम कोई किया ही नहीं है। अब इसको आप 35 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह का ये करम है कि हमारे उस्ताद काबिल एहतराम हकीम अब्दुल गफूर हाशमी, जो हमारे वालिद दादा हमारे, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हकीम गुलाम रसूल हाशमी, जो इंडिया में हिकमत करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ से हमारा एक बड़ा सिस्टम है। आज हम 5 भाई हैं, चाचा ताया के तकरीबन हम लोग सारे मिला के 54-55 लड़के हैं चाचा और चाचा के, सब हिकमत में, सब हकीम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में हमारी जो एक बरादरी है हाशमी, इसकी टक्कर का कोई भी पाकिस्तान में हकीम हो, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है कोई और काम करो। सब हैं, तो कोई टैबलेट बनाने का बहुत माहिर है, कोई पेन किलर ऑयल बनाने का बहुत माहिर है, कोई बालों का ऑयल बनाने का, हमारा पूरा ख़ानदान हमारा जो है, यहाँ तक के देखें कि सिस्टर जो हैं लेडीज़ हमारे यहाँ की, वो भी तबीबा हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब हमारे अता भाई लेकिन मुझे एक बात बताएँ कि देखा जाता है कि ना कि लोगों का रुझान जो है ना वो अब हिकमत की तरफ नहीं है। यानी कि जब से हॉस्पिटल वगैरह यानी कि बहुत ज़्यादा आम हुआ है, वरना एक दौर होता था ये हॉस्पिटल ऑपरेशन वगैरह तो यानी कि सुनने-सुनाने में आते थे। ऑपरेशन के नाम से इतना खौफ होता था, डर होता था, लेकिन आजकल तो ये है कि जो ना हर बात के ऊपर कोई भी बात है तो ना वो ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन और लोगों का रुझान जो इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। हिकमत की तरफ से लोगों का रुझान क्यों हट गया? बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने और बहुत आसान इसका जवाब है। सबसे पहली बात तो ये है कि कहाँ है वो ईमान जो तवक्कल वाला है, वो लोगों का हट गया। यार चलो इससे भी दवा लेते हैं, उधर से भी दवा लेते हैं। अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे एक चीज़ कह रहे हैं कि जो तुम अपने गुमान में रखोगे हम तुम्हें वो देंगे, वही अता करेंगे। अब आपके जहन में बन गया है कि ये आपको मैं एक मुस्तनद बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं।
जो लोगों का जहन बन गया चलो इधर से भी मेडिसिन लें, यहाँ से भी लें, यहाँ से भी आजमा लें। लेकिन जो आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको बोला था अगले 12 घंटे में आप ठीक हैं इंशाल्लाह, यही कहा था मैंने, ऐसे और अगले 12 घंटे में फ़र्क आ गया था। बिल्कुल मेरे प्लान में बहुत फर्क आ क्या गया, वजह थी? 70% फर्क आ ईमान गया। मेरा इतना मजबूत था, मैं जो दे रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ। यार आप ये दवाई खाएं, 7 दिन के बाद देखेंगे रिजल्ट क्या है। भाई कैसे रिजल्ट नहीं है? आप इंशाल्लाह तो बोलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह के पीछे जो आपकी नीयत होती है वो चीज़ वो नहीं होती जो होना चाहिए। सही। नीयत के साथ काम होगा तो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब आ जाए इस तरफ कि अब यहाँ पर आप थोड़ी सी एक मिस्टेक कर गए राशिद साहब। मैं समझ रहा हूँ कि लोग अब दोबारा जो है हिकमत की तरफ आ हिकमत की तरफ आ रहे हैं। क्यों? डॉक्टर के बाद आप जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को डायबिटीज़ है, मिसाल के तौर पे शुगर का मसला है, मेरी शुगर में 2 मेन दवाई हैं, ग्लूकोफेज है, सीटापेट है, डेमिग्रॉन है, ये मैं खा रहा हूँ लेकिन शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही। वो आपको डापा लिख देंगे 1000 mg की, 1080 mg की। वो आपने 2 टाइम का शुगर लेवल में आई, किडनी खराब हो गई, मैदा खराब हो गया, यूरिन में प्रॉब्लम्स आ गई, 3 नए मसले खड़े हो गए, लोग परेशान हो गए। अब लोगों को पता लग रहा है कि डॉक्टर के पास हम जाने के बाद जो एलोपैथिक हम मेडिसिन जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये 2-3 मसले नए स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने बोला छोड़ दो भाई, शुगर तो अप डाउन होगी ठीक है। अब वो आ गए हर्बल की तरफ। हर्बल में सबसे पहले जो भी तबीब है, हर तबीब एक जैसा नहीं, लेकिन तकरीबन मैं 90% देखता हूँ हमारा जो इलाज चलता है वो चलता है मैदे के ऊपर, और मैदे से हम इलाज को स्टार्ट करते हैं और मिजाज के मुताबिक हम तबीयत को समझते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी हमें हिकमत दी उसके मुताबिक हम नफ्स शनाख्त करते हैं, और जितनी अल्लाह ने हमें इल्म दिया उसके मुताबिक मरीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, बताते हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नफ्स देखकर आपकी बीमारी की तशख़ीस हम खुद करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसके इलाज को शुरू करते हैं। चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, जोड़ों का दर्द, सर से लेके और पेट तक हर जगह उसको बीमारी हो, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उसकी तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं, मैदा सेट हो जाता है, कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, वज़न, जिस्म में दर्द, थकावट में बेहतरी आती है। बंदा समझता है यार इलाज है। ये कोई इलाज नहीं है कि एक चीज़ के लिए इलाज खाएँ, 2 चीज़ों का मसला और दोबारा खड़ा हो जाए, ये तो इलाज नहीं है। इस वजह से लोग समझ गए। अब मेरे पास अगर कोई आता है तो आप नाज़िमाबाद में आएँ या फिर कोरंगी में आएँ, जो क्लिनिक में 3 से 4 घंटे पहले से नंबर मेरे पास नहीं आता। सही। रश की इंतहा होती है। सुबह 9 बजे जो है वो लोग आ जा के बैठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे हमारे क्लिनिक पे स्टार्टिंग होती है, लेकिन जब तक 200-250 लोग बाहर बैठे हुए होते हैं। तो क्या वजह है कि हिकमत की तरफ आ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, आप बताएं मुझे कौन सा वो डॉक्टर है जो 250 पेशेंट रोजाना देख रहा है? नहीं है। 10, 20, 25, 50 देखे। हमारी हर क्लिनिक पे यही वजह है। तो कुछ तो दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल 15 साल तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बेचने के, ऑनलाइन दवाइयाँ बेचने के मैं खिलाफ हूँ। जब तक मिजाज को नहीं समझेंगे, इलाज और बीमारी की तशख़ीस नहीं कर पाएंगे। मतलब भाई बहुत अच्छी बात की आपने आपने मेरे मैं भी ये नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करने वाला था, ये नेक्स्ट नफ्स वाला, कि ये कौन सा फ़न है? वैसे तो हर आदमी का एक अपना फ़न होता है, ये हकीमों के पास कौन सा फ़न है कि ये नफ्स को देखते हैं और जो ना उससे जो ना पता चल जाता है कि ये इसके अंदर ये शख्स के अंदर ये बीमारियाँ सारी इतनी सारी बीमारियाँ बता देते हैं उसको, जो और वो बिल्कुल मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद देखा है कि ना वो बिल्कुल सच्ची बीमारी बता देते हैं। इस नफ्स में ऐसा क्या है जो यानी किस तरीके से आप लोग ये पहचान लेते हैं इस चीज़ सर को? इसके कुछ तरीक़ेकार हैं, उसके लिए कुछ वज़ाइफ़ हैं, और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो आपका तकवा है। और दूसरी बात जो है, जो वो आपको जो बड़े बूढ़ों से बख्शा जाता है, जो वालिद से, दादा से, परदादा से वो मिलने जाता है, तो उससे वो किया जाता है। और अब हम बात करते हैं तिब पे, जो अहम तिब नबी के मुताबिक है। उसके अंदर तबीबों ने 4 मिजाज जो लिखे हैं, सफ़रा, सोदरा और 4 किस्म के बलगमी, ये 4 किस्म के मिजाज हैं। इनके मुताबिक जो है आपको वो मर्ज़ को पहचान होती है। और मैं ये कहता हूँ कि 100% नहीं, 30%, 40%, 50% आप तबीयत समझते हैं, और 50% जो है फिर मरीज़ की तबीयत को देखने के बाद आप उसके नफ्स के बाद उसका चेहरा शनाख्त करते हैं। उसके बाद वो 100% में पहुँचती हैं। फिर आप जब मेडिसिन लिखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके मर्ज़ के मुताबिक डायग्नोस होती है। सही। अच्छा भाई मुझे एक बात ये बताएँ कि आजकल बीमारी जो है ना कौन-सी ज़्यादा आम है? आपके पास जो पेशेंट आते हैं, वो ज़्यादा किस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं? सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आपके पास आते हैं? हमारे पास राशिद भाई जो मरीज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो अभी फ़िलहाल जो है जॉइंट्स और पाइल्स, बवासीर। अच्छा, बवासीर का ये मामला तो है कि बवासीर कोई बीमारी नहीं है, पाइल्स जिसे कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो हमारे खाने-पीने में और डाइट प्लान पे बहुत ज़्यादा ख़राबी की गई है। खाने-पीने का मामला नहीं है, और ये कराची वालों के लिए समझ लें, ये समझें आप बदकिस्मती बेचारों के लिए, यह पानी फ़िल्टर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है सर। सही, ऐसा ही है। और वो इस्तेमाल होने के बाद बेचारे हर बंदे का, हर जो लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कमा रहे हैं बच्चों के लिए, यहाँ के लोग इतना परेशान हैं। जो फ़िल्टर का पानी पी रहे हैं, वक्त से पहले तो बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, एक तो मामला ये।
दूसरी बात ये कि आपको 70 से 80% मैंने रेशियो निकाला है, तो कराची में 80% लोगों को कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन। सही। अब कब्ज़ ये है कि जब बीमारी अंदर ही अंदर बनती रहती है और आपका 1 हफ्ते, 15 दिनों, महीना, 2 महीने तक आपका अगर पेट साफ़ नहीं हो, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप रिलीज़ हो सकेंगे सही? कभी गैस्ट्रिक हो रहा है, कभी घबराहट हो रही है, कभी बेचैनी हो रही है, कभी एंग्जाइटी हो रही है, तो वो अंदर पकते रहता है। जब पकने के बाद वो फुजला खारिज नहीं हो पाता, तो उसके बाद वो जब आप जोर लगता है तो वो ब्लीडिंग हो जाती है। मुख्तलिफ इनकी पूरी फैमिली है पाइल्स की। किसी को मस्से आ जाते हैं, किसी को जो है आपको ब्लीडिंग हो जाती है, किसी को जो है वो पस निकलना, फेस्टुला बिगड़ जाता है। तो उन लोगों को ये मेरा पैगाम है, जो 6 महीने, 8 महीने, साल और उनको जो सुबह ऑपरेट की डेट दे दी गई, वो एक खुराक, एक दिन नहीं बोला मैंने, एक खुराक। एक खुराक, एक खुराक का मुझे मौका दें। एक खुराक के अंदर अगर टाइम देखते हैं और टाइम देखने के बाद 1 घंटे के अंदर तबीयत में चेंजिंग आती है, तो फिर आप तबीब हो गए। हिकमत बहुत वसी है सर, लोगों ने कुछ और समझ लिया हिकमत को। सही। अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत में दानेदारी शिफा रखी है, और बड़ी समझदारी से अगर हिकमत को आप समझते हैं तो हिकमत से बढ़कर तो कोई इलाज नहीं है। जिसका जिक्र कुरान में आ गया उससे बढ़कर कोई इलाज है? ऐसे। अच्छा हकीम साहब, मुझे एक बात ये बताएं कि जो ना पहले ज़माने के अंदर देखा जाता था, हमारे बचपन के अंदर, ना किसी को शुगर होता था, ना किसी को बीपी होता था, और अटैक तो जो ना वो किसी को आता था तो उसको समझा जाता था कि यार ये दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, को उसको हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन अब तो गरीब के घर में भी जो ना, और बचपन में भी जो ना बीपी 10 साल उम्र है, 12 साल उम्र है, पता चला क्या बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये क्यों, ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? इस वजह से वजह क्या है इन सबकी, जो ये हर घर के अंदर जो हर दूसरे बंदे को बीपी का मसला, शुगर का मसला है? सर मैं आपको फिर बिल्कुल कहूँगा कि बहुत ही अच्छा सवाल है और उसका जवाब बहुत ज़्यादा आसान है, आपके सामने ही है। डाइट प्लान और जो भी जिस्म के अज्जा हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया वक्त से पहले, अपने आप को इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर लिया है, काम में लगे हुए हैं तो काम में लगे हुए हैं। अब तकरीबन मैं आपको लोग दिखाऊँ जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, नींद 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, फिर उठ के फिर लग गए। मशीनरी बना ली है ना अपने आप को लोगों ने। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि डाइट प्लान के अंदर जब आप आते हैं तो उसमें खाने पीने का बहुत एहतियात रखना होता है, लेकिन आप जिस बंदे से भी आप पूछेंगे ना, बोले नहीं हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उससे बोले भाई खाने पीने में आपका डाइट प्लान क्या है? बोला नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है? बोला कभी बिरयानी भी आ जाती है, कभी चिकन भी हमारा खाना होता है, हमारा जो है एग का भी इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, अंडे भी खा लिए, कभी नहीं खाए। तो अब ये है कि अंदर डाइट प्लान के अंदर आपको सबसे पहले तो चिकनाई से बहुत बचना होगा। सही। जब चिकनाई से आप बचते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका फैट ये लेवल में रहता है, तो इससे आपका खून भी गाढ़ा नहीं होता। नींद आपकी पूरी हो 6 से 8 घंटे। दिन में आप गर्मी हो तो आप 15 से 16 गिलास, और नॉर्मल तरीके से आप 7-8 गिलास पानी पिएँ। और उसको फिर यूरिन आपको देखा जाए, उसको कलर कोड देखा जाए, ज़्यादा उसमें वो शिद्दत तो नहीं है गरमाइश की। अगर वो वाइट आ रहा है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए बार-बार। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको देखना है। लेकिन होता ये है कि जब हमारे यहाँ पे चलो यार ठीक है, फ़िलहाल वक्ती तौर पे कोई पेन किलर खा लो, चलो यार ठीक है, कोई चटनी खा ली, कोई और दवा खा ली, किसी ने कुछ बता दिया, किसी बड़े बुज़ुर्ग ने कोई आपको ज़ीरा सौंफ पीस के दे दी तो आपने वो फक्की मार ली, ये इलाज नहीं है। इलाज कुछ और चीज़ है। जो पहले के लोग थे उनका डाइट प्लान और रनिंग बहुत थी, अब रनिंग नहीं है। आप गली के कोने के ऊपर भी किसी बच्चे को आप भेजते हैं, छोटे से कोई सामान मंगाने, वो भी बाइक पे जाना है उनको। ऐसे ही। तो आज हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे समझ लें बाइक के, गाड़ियों के, इन्होंने इतना ज़्यादा उसको अपनी आदत लगा दी है, वो बेचारे छोड़ना भी चाहें तो वो उनसे नहीं छूटनी। तो डाइट प्लान का और अपनी रनिंग का अगर ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मामला नहीं होगा। नहीं तो ये आपको दवाइयों का सहारा तो लेना है फिर। अच्छा हकीम साहब, शुगर के मरीजों के लिए कोई आप ऐसा इलाज बता दें जो वो घर पे बैठे खुद भी अपने आप को इलाज कर सकें? ऐसी कोई है कि वो शुगर कंट्रोल में रहे उनका? असल में शुगर के लिए मरीज़ों के लिए सबसे तो अव्वल तौर पे देखा जाएगा तो उनका पैनक्रियाज़ देखा जाएगा कि उनका लबलबा वो किस हद तक वर्क कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि उनका लबलबा 60% काम कर रहा है तो वो कवरिंग में आ जाएगा, 80% कर रहा है कवरिंग में आ जाएगा, 40% कर रहा है रिकवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको मेडिसिन का सहारा लेना होगा। अब आ जाएँ इस तरफ कि हर्बल मेडिसिन थोड़ा सा वक्त लेती है। आप ये देखें, बड़ी एक अजीब बात है ये कि जब आपको कोई भी तबीब या डॉक्टर आपको जब मेडिसिन लिख के देगा शुगर डायबिटीज़ की, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपको 2 महीने खानी है, 3 महीने खानी है या महीने खानी है। वो आपको लाइफ टाइम के लिए लिख के देगा।
आप खाते रहें, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो दवा का असर खत्म हो जाता है, उससे ऊपर की दवा लिख देंगे, फिर उससे ऊपर की दवा लिख देंगे, तो एक टाइम आता है दवाइयों से बंदा इतना परेशान आके इंसुलिन पे चले जाता है। सही। जब आप लोगों को जब ये घरेलू टोटका आप बताएंगे, चाहे वो मुस्तनद हो, थोड़ा सा 2 टाइम इस्तेमाल हो, लोग 1 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे और उनका फ़ौरन पैगाम आएगा कि साहब वो जो दवाई आपने बताई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका मकसद क्या आ रहा है आपका, कि आपका पैनक्रियास उस केमिकल्स का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका है। अब आपको रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगना है, टाइम लगना है। जब आप उसको खाते हैं, कुछ दिन 10-15 दिन खाते हैं, फिर आपकी जौ का जो है रोटी का इस्तेमाल करते हैं, मकई का रोटी का इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई से कम रहते हैं। और एक मेन बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने डॉक्टर, हकीम और पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप जब देखेंगे तो लोग बताते हैं मीठे से शुगर बढ़ती है। यार आपको शुगर है, मीठी चाय नहीं पीना। ऐसे ही। यार आपको डायबिटीज़ है, आप कोई शरबत या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। अल्लाह के बंदो, पैदाइशी बच्चे में आपको एक नहीं हज़ारों की तादाद में दिखाऊँ, शुगर वाले? शुगर वाले बच्चों को शुगर हो जाती है, पैदाइशी को? पैदाइशी। अब बताएं। लेकिन वो उसके वालिदैन से लगी होती है, नहीं, उसकी माँ से? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से। एक बात, 5 साल के बच्चा, उसको शुगर हो गई, 2 साल का बच्चा, उसको शुगर। अब इस शुगर के ऊपर ये देखा जाता है कि सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है, जो तबीबों ने लिखा गया है, वो आपके ब्लड के अंदर जो ताकत और क़ुव्वत होती है, जो आपके पैनक्रियास को, लबलबों को रिपेयर करने की स्टेमिना रखती हैं, वो कहाँ और किस हद तक आपको काम देती हैं। और शुगर की बुनियादी वजह जो लोग चाहते हैं कि हम शुगर की मेडिसिन से निकलें और मुकम्मल तरीके से हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें। शुगर लेवल में आ जाएगी और इंशाल्लाह दोबारा बढ़ेगी नहीं। क्या करना होगा, एक इतने बड़े तगारी के अंदर या इतनी बड़ी जगह हो, उसके अंदर आप आधा किलो गुलाब के फूल डाल लें, आधा किलो नीम डाल लें और आधा किलो आप ये डाल लें अपना निम्बोलियाँ, और आधा किलो करेले डाल लें। चारों चीज़ों को आप जब उसमें रखेंगे और उसके ऊपर 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आपको किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो जाना है और उसके ऊपर वॉक करनी है आपको। वॉक करनी है? उसके ऊपर, जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। जैसे हम मशीनरी के ऊपर वॉक करते हैं, तो हैं। उसी उस खड्डे के अंदर या ऐसी कोई जगह पे आप डाल दें, तो उनको आपके पैरों के थल्लियों से उनको आपको पैंडल अच्छा। वर्क करना है। तो उसमें आप अपनी शुगर जब आप चेक करेंगे, शुरू के अंदर मिसाल के तौर पे आपकी 200 शुगर है, और 15 मिनट बाद आप वो करने के बाद दोबारा शुगर चेक करेंगे तो 100% इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी शुगर वो 140-150 पर जाए। और अगर कोई पेशेंट कहता है कि यार मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी और ये बड़ा यानी कि मुश्किल काम है, तो आपके पास आए तो फिर उसको कितने दिनों के अंदर शुगर का खात्मा हो जाएगा? कितने सर, दिनों शुगर का इलाज खात्मा है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शुगर कंट्रोल में होगी, दवाई खाने के बाद भी, दवाई छोड़ने के बाद भी कंट्रोल में रहेगी। लेकिन उसके लिए अगर कोई बंदा ये समझता है कि मेहनत के बगैर काम हो जाए, काम तो हो जाएगा, लेकिन काम की लज्जत खत्म हो जाएगी। अच्छा। काम की चीज़ें, जो ताकत होती है, स्टेमिना होता है, वो खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घरेलू टोटके के लिए। घरेलू टोटके जो लोग बनाना चाहते हैं, घर में बैठें और सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से शुगर कंट्रोल होगी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इन्फेक्शन और पैनक्रियास की रिकवरी इंशाल्लाह अनकरीब बेहतरी की तरफ आएगी। सबसे पहली चीज़ जो है, इंदर जो तल्ख, जिसको जौ कहा जाता है, कड़वा जौ, इंदर जो तल्ख ले लें आप 50 ग्राम, निम्बोलियाँ ले लें आप 50 ग्राम। निमोनिया क्या होता है? निम्बोली के अंदर का एक मगज़ निकलता है। अच्छा। नीम के जो दरख़्त का जो फल होता है उसको जी, जी। निम्बोली कहते हैं। अच्छा। उसके अंदर एक निम्बोली होती है वो अंदर, ठीक। वो ले लेनी है 50 ग्राम आपको, ठीक है। और नर का चूर, एक बूटी है नर का चूर, वो आपको 50 ग्राम ले लेना है। और आपको काले चने ले लेने हैं 50 ग्राम। काले चने। ये चारों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले 1 चम्मच, रात खाने के बाद 1 चम्मच, 15 दिन करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि 2-4-5 दिन में शुगर कंट्रोल में आना शुरू होगी। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी नींद पूरी ना करें, आप अपने डाइट प्लान का ख्याल ना करें, उसके बाद फिर दवाई कोई भी आप दुनिया की खाएँ, कोई असर नहीं करेगी। डाइट प्लान को सबसे पहले देखना है, जब तक डाइट प्लान नहीं है तो कुछ भी नहीं। सही। हकीम साहब, बात करेंगे फ़ालिज के ऊपर कि फ़ालिज भी आजकल देखा जाता है कि ना बहुत ज़्यादा ही आम एक बीमारी हो गई है। हर दूसरे-तीसरे घर के अंदर किसी न किसी बुज़ुर्ग को, किसी को फ़ालिज होता है। फ़ालिज किस वजह से होता है? फ़ालिज के लिए क्या एहतियात करनी है और फ़ालिज के लिए क्या इलाज है? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ। सर, फ़ालिज ज़्यादातर जो है वो 2-3 स्टेप का होता है, 1, 2, 3 स्टेप का होता है। एक तो होता है कि थोड़ा-सा मुँह की तरफ हुआ, जल गया। दूसरा हुआ कि आधा साइड चले गया। और एक होता है जो टॉप पे होता है, वो पूरा साइड एक डैमेज हो जाता है
और उसके बाद हाथ हिलाना भी, पाँव हिलाना भी मुश्किल हो जाती है, चाहे आप उसका दुनिया का इलाज कराएं, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। एक बात। दूसरी बात क्या आ रही है कि फालिज से अब बचना है, तो फालिज से क्या बचना है आपको, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी बीमारी होती है तो कुछ नोटिफिकेशन आता है आपके पास, जब आपके मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आता है या कॉल आती है, तो आपको पहले पता लग जाता है यार मोबाइल की लाइट जल रही है, अगर वो बजे या ना बजे। ऐसे ही। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको मोबाइल की लाइट से पता लगता है यार मोबाइल लाइट जली है, कुछ हुआ है। अब आपको अंदर से बताते हैं यार व्हाट्सअप पे मैसेज है, या नोटिफिकेशन आया हुआ है, या मिसबेल आई हुई है, क्या आया हुआ है, ये आपको मोबाइल खोलना पड़ता पड़ेगा। है। इसी तरीके से आप जब आते हैं कि आपको पता लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है 2-3 दफ़ा, तबीयत एकदम गिर रही है, तबीयत में भारीपन हो रही है, गैस क्यों बन रहा है, घबराहट क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, ये क्या है, नोटिफिकेशन है। जब इसके अंदर आपको इस तरह तरह के नोटिफिकेशन आने लगे हैं, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें, उनको चेकअप कराएं, दिखाएं कि ब्लड प्रेशर अप डाउन, हार्ट वीक, ब्लड सर्कुलेशन, असाबी कुव्वत, इन तमाम चीज़ों की आप कुछ रिपोर्ट्स कराएं। अगर आप समझते हैं कि कवर कर लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन अलबत्ता हमारे यहाँ पर तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे लोग हैं, जब तक वो फारिज पूरा टॉप पे नहीं आता, जब तक चेकअप नहीं नहीं करवाते। करवाते। ऐसे ही। तो इसके लिए पहले चेक करना होता है, चेकिंग ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, चेकिंग के बगैर कुछ भी नहीं है, वॉक लाजमी है। अब फालिज हो गया, अब तो आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, वॉक करवाने की कोशिश करें, मरीज़ को खड़े कर के लेके चलने की कोशिश करें, लेकिन वो वक्त ऐसा आ गया है कि आप जितनी कोशिश करें सब ज़ाया है। रिकवरी हो जाती है, बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन पहले ही अगर इसको आप करें तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको फालिज की वजूहत ये है कि आपके ब्लड प्रेशर का बड़ा इसका दारोमदार है, और बड़ी नज़र अगर इस पे रखते हैं तो ब्लड प्रेशर आप पे जब शूट करता है, तो ब्रेन की एक कोई रग है, नस है, वो आपकी जब उसमें क्लॉट्स आ जाता है और वो ब्लड प्रेशर शूट होता है, तो वो आपका साइड, अब वो परसेंटेज पे है, 70% आता है, 100% आता है, 40% आता है, जितना भी आ जाए वो आपको जगह को मुतासिर कर जाता है। अगर 100% आता है पूरा साइड चले जाता है। तो ये कुछ मामलात हैं, तो इस पे तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सही। हकीम साहब मुझे एक बात बताएँ कि ना मैदे की बीमारी जो है ना वो तकरीबन देखा जाता है कि बीमारियाँ ज़्यादातर मैदे से ही स्टार्ट होती हैं कि मैदा आपका काम नहीं कर रहा है और मैदा जो है ना आपका सही चीज़ हज़म नहीं कर रहा है। फिर मैदा मैदे के बारे में बताएँ कि मैदे का क्या इलाज है? मैदे को सेट रखने के लिए क्या तरीक़ेकार हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो 85% मैदे की बीमारियों के अंदर जो है लोग मुब्तला हैं, और सबसे मेन जो चीज़ है वो जो तबीबन किताबों में लिखा गया है, उम्मुल अमराज़, कब्ज़ जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। अब कब्ज़ होती क्या है? मैदे से होती है, पानी कम पीने से होती है। बहुत सारी वजूहत हैं एक मसाइल की, जो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तेज़ाबियत पैदा करता है। एच पाइलोरी एक वो है अपना बीमारी है, जब आपको वो जरासीम लग जाते हैं तो आपके वो पॉज़िटिव हो जाते हैं। उसके अलावा जो अब आप अल्सर, इसको उर्दू में कहते हैं अल्सर, सीने में कुछ भी खाएँ, थोड़ा सा खाएँ, अल्सर, तेज़ाबियत। कुछ लोगों का आपने सुना होगा, थोड़ा भी खाएँ वो कहते हैं सुबह का खाना खाया है, अभी तक खाना यहाँ रखा हुआ है, वो हज़म नहीं हो पा रहा है, दोबारा बन रहा है। कुछ लोग बेचारे बैठे-बैठे कुछ ना खाने के बाद भी उनको गैस्ट्रिक डिकारे, बहुत सारी चीज़ें और तरतीब बनने लगे, फिर वो वक़्ती तौर पे कभी रायज़ेक ले लें, कभी इनो पी लें, लेकिन उनका मसला हल नहीं होता। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ॉर्मूला है, और अगर ऑडियंस इस पे तवज्जो देगी तो इंशाअल्लाह अनकरीब उनको शफ़ा होगी और बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी काम की बात बताऊँ, तो मेरे पास तो मरीज़ बहुत सारे आते हैं और वो कहते हैं कि यार हम लोग घर में एक फक्की बनाई हुई है। बोले क्या बनाया हुआ है? बोले हमने एक थोड़ी सी ज़ीरा मिलाया हुआ है, थोड़ी सौंफ मिलाई हुई है, थोड़ी कलौंजी मिलाई हुई है, अजवाइन मिलाई हुई है, और 50 ग्राम उसमें हमने वो डाली हुई है अपने मेथी दाना। अब इसके अंदर 2 फ़ॉर्मूले हो गए, अजवाइन और ज़ीरा। अजवाइन हो गई गरम, ज़ीरा हो गया मुदब्बिर और जो ख़ारिज करने के लिए, और सौंफ और इलायची हो गई ठंडी। सही। ये लोगों को बस यही मामला है। अगर हर बंदा हकीम बन जाए और हर बंदा बताई हुई फक्की पे अगर इस्तेमाल करने लग जाए, तो बात ही क्या है। मुस्तनद का मकसद क्या आ रहा है, जो चीज़ ठंडी है वो ठंडी पे काम करे, सही। जो गर्म हो गरम वो कर। गर्म पे ही काम करे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, आप 50 ग्राम ले लेते हैं सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, 50 ग्राम आप लेते हैं गुलाब के फूल, पिंक गुलाब के ये लाल वाले नहीं, फार्मी नहीं, सही। देसी गुलाब, जो 50 ग्राम आप ले लेते हैं गुलाब के फूल, 25 ग्राम आप मलेठी ले लेते हैं, और 15 ग्राम आप काली मिर्च ले लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप पीस लें, पीसने के बाद आधा चम्मच दोपहर खाना खाने से पहले खाएँ। मैं नहीं समझता आपको कोई राज़िक स्टमक रिलीज़ करने के लिए कोई चीज़ और कोई सिरप या किसी भी किस्म की आपको मेडिसिन या एस्पागोल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह वैसे ही शफ़ायाब हो जाएगा। सही। हकीम साहब घुटनों का दर्द, मोरों का दर्द आजकल हर घर के अंदर जो ना एक ये बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे जो ना, मैं कहता हूँ अब तो बुज़ुर्ग भी नहीं, 35 से ऊपर जो जा रहा है तो वो घुटने लेके बैठ जाता है आजकल के दौर में।
तो और माशाल्लाह मैंने देखा कि आपके क्लिनिक पे जब मैंने विज़िट किया था अपने इलाज के लिए, तो घुटनों और मोरों वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट आपके पास आए होते हैं। तो उसके बारे में ज़रा बताएँ कि उसका इलाज के बारे में? सर आज हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने पे। जोड़ों में और घुटनों में गैप नहीं आता, असल वजूहत ये है कि आप तो बात कर रहे हैं 30 से 35 साल के बंदे, मैं आपको बताऊँ 22 साल का बच्चा मेरे पास आया है, बोला हकीम साहब वॉशरूम से बैठने उठने में नमाज भी पढ़ी जा रही, फ़ोल्ड नहीं करा जा रहा। 22 साल का बच्चा, क्या रह गया है? मैं तो समझ रहा हूँ सिर्फ परेशानी तबाही है। ऐसे 22 साल का बच्चा मुझे कहने आ रहा है कि हकीम साहब मैं वॉशरूम से उठने बैठने में मेरे जॉइंट से आवाज़ आ रही है और नमाज़ पढ़ के जब मैं फ़ोल्ड करके घुटने को बैठा हूँ तो मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर यही मामला चला तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कुर्सी पे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। मैंने बोला बहुत हो रही है। अब सबसे पहली वजूहत तो देखी जाएगी कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में गैप नहीं होता, गैप कम हो जाता है। L4, L5 कमर के मोरे रगे, S1 के रग, इन तमाम मसाइलों का वो इलाज शफ़ायाबी इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं नहीं समझता जिनको डॉक्टर ने बोला हो कि ऑपरेट होगा, घुटना चेंज होगा। देखिए कुदरत के निज़ाम को जो है ना कोई चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको चीज़ें दी हैं, जो अल्लाह ने अपने एक निज़ाम से आपके घुटने, जॉइंट्स, मैं कहता हूँ एक बाल तोड़ के आप दोबारा नहीं लगा सकते। आप घुटना चेंज करके अच्छा लिखवाते भी हैं ना फिर 25 लाख रुपए लगेंगे हाँ, सही बिल्कुल, और इसमें हमारी गारंटी कोई नहीं है। गारंटी कोई नहीं। कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है वो 30 लाख भी देता है। और लकड़ी का, स्टील का, अलग-अलग केस की कैटेगरीज़ हैं। कोई बोलता है बाहर से आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, कोई कहता है, लेकिन उसका जो है वो मामला नहीं बन पाता। जब तक आप घुटने के अंदर लगाते हैं वो सुन हो जाता है। कभी अभी तो कुछ लोग इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, कुछ वो जो कार्टिलेज टेम्परेरी तौर पे लगा रहे हैं कि घुटनों के अंदर लेस और लोहा पैदा हो जाएगा, उससे भी हज़ारों की तादाद पे लोग शफ़ायाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे हर क्लिनिक के ऊपर जो लोग आते हैं, जिनके घुटने के अंदर डॉक्टर बताते हैं कि गैप आया हुआ है, आपस में हड्डी के अंदर जो है टकराव हो रहा है और नमाज़ पढ़ने में, उठने में, घुटनों में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 दिन की मेडिसिन दी है और परहेज़ अच्छा कराया है। फिज़ियोथेरेपी पुराने दौर में जो आज से 25-50 साल पहले जो तरीक़ेकार था, पानी की थैली के अंदर प्लास्टिक की थैली होती थी, गर्म करके उसके अंदर पानी डालते थे, उसकी सिकाई होती थी, उससे लगाते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन चेंज कराने वाला मामला, दवाइयाँ ऐसी खाना जिसकी वजह से और किडनी ख़राब हो जाए, ऐसी मेडिसिन खाना जिससे पैर स्वाइल हो जाए, वर्म आ जाए, सूजन आ जाए, बिल्कुल गैर मुनासिब है। उसके लिए ऐसा इलाज है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर घर में आप बनाना चाहें तो घर में बनाएँ। साला मिश्री 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, साला पंजा 50 ग्राम और जूंद दस्तर 5 ग्राम, ज़ाफ़रान 50 ग्राम और सिंगाड़ा खुश्क ये आप 250 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को मिला के आप पाउडर बना लें। रात को सोते वक़्त 1 चम्मच आप नीम गर्म दूध से लें, 15 दिन में शफ़ायाबी होने की तरफ हो जाएँ। नहीं बना सकते क्लिनिक विज़िट करें, कोरंगी, मलीर, नाज़िमाबाद, तमाम जगहों पे जो ब्रांच हैं तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाती है, तो हम बना के देते हैं। आपने देखा कि ब्रश माशाल्लाह इतना होता है, सारे घुटनों के, जोड़ों के, मोरों के तकलीफ़ों के हमारे पास बहुत पेशेंट होते हैं, अल्लाह का शुक्र है शफ़ायाब हुआ है। बिल्कुल ऐसे। हकीम साहब, ऑयल रखा हुआ है आपका मेरी टेबल के ऊपर, जी। अल हाशमी हेयर स्टाइल, और मैं इसको देख रहा हूँ हेयर ऑयल को जो है ना, ये 10-12 साल से यानी कि मैं देख रहा हूँ कि आप ये बना रहे हो, बहुत चलता है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके क्या इस्तेमाल करने से क्या-क्या फ़ायदे हैं इसके, वो हमारे व्यूअर्स को बताएँ। और इतना क्यों ये लोग इसके पीछे पागल हैं, इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ आप मिला रहे हैं? क्या चीज़ के अंदर ऐसा है कि जो ना हर बंदा कहता है कि ऑयल हमें ख़ास तौर पे हकीम साहब से लेना है? सर ये मैं आपको, जब मैंने गया था 2014 के अंदर उम्रा पे गया था, तो वहाँ पर मैंने सर को मुड़वाया था, गंजा हो गया था। फिर वहाँ से जहाँ आया तो फिर खुश्की ड्राई बहुत हो गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2014 में उम्रा किया, उससे पहले कब हमने अपने सर को मुड़वाया है, गंजे कब हुए नहीं अंदाज़ा। सही। हो सकता है 2003 में कराओ, हो सकता है 2001 में कराओ, लेकिन उसके बाद मेरे सर में तो खुश्की नहीं जा रही थी, तो मैंने 15-20 किस्म के ऑयल बनाए। अच्छा, 15-20 किस्म के 15-20 किस्म के ऑयल बनाए तजर्बे किए? तजर्बे के लिए। सही। एक लगाया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, पाँचवां लगाया, सब पेशेंटों को भी दिए, काफ़ी लोगों को दिया। लेकिन फिर एंड में जाके हमने ये वाला ऑयल जो है वो डिसाइड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 2014 में लॉन्च हुआ था। आज इसको मेरे ख्याल 12 साल हुए हैं और ये माशाल्लाह आपके घर पे भी गया है, तकरीबन और जगह पे जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो वो लेके जाते हैं और इंशाल्लाह उनको बेहतरी हुई है। इसके अंदर 4 से 5 किस्म के ऑयल हैं, कोई इसके अंदर ऐसा ऑयल नहीं है जो इसके अंदर आपको, और उन ऑयल का नाम भी मैं बता देता हूँ ताकि जो ऑडियंस खुद बनाना चाहे वो खुद भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे पहले अरीठा, आंवला और सीकाकाई। इसको सही। जब आप हर के गुलाब के अंदर भिगो देते हैं तो उसका पानी निकलता है। 3 दिन तक ये धूप में पड़ा रहे। धूप में पड़ने के बाद ये पानी इसका ले आएँ, उबाल के इसका पानी ले लें।
फिर आप इसके अंदर खोपरे का तेल लें, जैतून का तेल लें, काले वाले तिल का तेल लें और कलौंजी का तेल लें। इन तमाम ऑयलों को मिला के वो पानी इसके अंदर मिक्स करके इसको पका लें। पका के पानी जल जाए और ऑयल अपनी जगह पे रहे, ये ऑयल वो तैयार हो जाए, भर लें, उसको आप लगाना शुरू करें। फ़ायदा क्या क्या इसका? इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जितना भी अच्छा साबुन, कंडीशनर या शैम्पू यूज़ करें और उस शैम्पू लगाने के बाद भी बालों में चमक और रौनक नहीं आ रही, उसको ये रिकवर करेगा। क्यों नहीं आ रही? कि बाल आपके बहुत प्यासे हैं, बालों में कीड़ा लग जाता है, बालों के अंदर खुश्की और सिकरी, एक तो खुश्की होती है, दूसरी सिकरी होती है जो अंदर से मोटी सी जम जाती है। जो भी ऑयल, जो भी चीज़ आप लगाएं वो उधर अंदर तक, जड़ तक नहीं पहुँचने देती, उसको रिकवर करेगा ये। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना उनको कवर करेगा, बाल टूट रहे हैं उनको सफ़ेद, बारीक बालों के लिए, दो मुँह वाले बाल आजकल ख़वातीन बहुत परेशान है, ख़वातीन दो मुँह वाले बाल जो है उनको लिए इंतहाई बेहतर है। और इसका हमने रखा है अल हाशमी हेयर ऑयल, और हमने इसकी जो मैटर में लिखा है वो अब आप जितने चाहें बाल लंबे करें, बालों को दे नई ज़िंदगी, और रिजल्ट देता है ये सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन में? 3 दिन में रात को लगाएं, बाल जितने भी गिर रहे हैं रात को लगा के सोएं, सुबह कम हो जाएंगे। दूसरे दिन लगाएं 70% होंगे, तीसरे दिन लगाएं 100% बाल आपके उग जाएंगे। और महंगा भी नहीं है इतना, बिल्कुल लो कॉस्ट है, हर बंदा लगा सकता है। इसकी 500 इसकी कीमत, 120 ml है। 15-20 दिन आराम से चलता है, महीना एक आराम से चल जाता है। अभी तो ये है ना कि आप सोशल मीडिया पे, वर्क पे, जहाँ भी आप देखते हैं 2000-2500 से कोई कम तेल है ही नहीं। गरीब आदमी सर 2000-2500 का तेल कहाँ से लगाएगा? तो ये है कि सबके लिए रखा हुआ है 13-14 यहाँ से बहुत कार्टून के कार्टून पंजाब भी जाते हैं, कोयटा में बहुत बिकता है, कोयटा में ठंड ज़्यादा है, पेशावर बहुत जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसका फ़वाइद है। और इसको लगा के 2-3 दिन लगाएं, उसके बाद फिर भले इसको रोक दें। इसके बाद फिर इसको जब नेक्स्ट वीक पे अगर आप सैटरडे संडे नाइट लगाएं तो वो भी ठीक है, लेकिन लगाना इसको नहाने के बाद है। नहाने के बाद? हाँ, फ्रेशनेस हो जाए, सुबह उठ के नहा के फिर लगाना है। वैसे गलत जो तमाम जो लोग हैं वो लगाते हैं किस तरीके से, रात में लगा लो, सुबह नहा लो। रात में आपके पूरे दिन के बाल मिट्टी धूल चीज़ें लगी होती हैं, आप गंदे बालों पे फिर ऑयल लगा, तो ऑयल लगता ही नहीं है, जगह पे जाता ही नहीं है सही। नहाने के बाद ही लगेगा और शाम को उसको उतार दें, इंशाल्लाह बड़ा शुक्रिया हो जाएगी। सही। लेकिन साहब आखिर में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अगर हमारे किसी व्यूवर्स ने आपसे मुलाकात करनी है या आपसे बात करनी है किसी भी बीमारी के हवाले से, उसका क्या तरीक़ेकार है, कहाँ-कहाँ बैठते हैं, वो आप बता दें हमारे व्यूवर्स को। व्यूवर्स को मैं मैसेज, ये बहुत अहम मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने अंदर एक ईमान रखें, तवक्कल वाला, और जिस काम में आप हाथ डालें तो ये नहीं सोचें कि ये होगा या नहीं होगा। आप पूरे यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करके और ईमान के साथ उस काम के अंदर उतरें, और आपको पता होना चाहिए कि जिस काम के मैं लग रहा हूँ इंशाअल्लाह इसको कंप्लीट करके ही वापस निकलना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, बीमारी कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर अल्लाह ताला ने हिकमत दी है, समझदारी दी है, दानेदारी दी है, बारीकी दी है। आप ये समझ लें कि 6 महीने, 1 साल, 2 महीने या 15 दिन इतना इलाज नहीं करेंगे हकीम साहब, डॉक्टर साहब। हमें रिज़ल्ट चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 12 से 24 घंटे के दरमियान। अगर हमें 12 घंटे में हमें लगता है कि तबीयत में 24 घंटे में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है तो हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। आप बोलें ठीक है अभी चलेगा, 6 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा, बोलो सर हम आपकी बातों से सैटिस्फाई नहीं हुए। आप अपने काम से मुतमईन कब करेंगे हमें, आप अपनी बात से हमें मुतमईन नहीं कर पाए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आप महफूज रहें, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे रहम करे, और तमाम अगर लोग बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं, अपनी डाइट प्लान, खाना पीना, रहना सहना, इसका बड़ा तरीक़ेकार करें। नींद अपनी सही लें। हमारे जिगर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रात को 12 बजे से लेकर और 3 बजे के दरमियान जो है ना वो फाइन होते हैं, साफ़ होते हैं, क्लियर होते हैं, निकलते हैं। कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन वो हम 12 से अगर 3 बजे के दरमियान सोएंगे तो हमें 4 घंटे मिलेंगे। हम 1 बजे से लेके 3 बजे सोएंगे 2 घंटे मिलेंगे। हम 2 बजे से लेके और 3 बजे के दरमियान सोएंगे तो 1 घंटा जिगर रिकवर होगा। और अगर हम सोएंगे 4 बजे तो फिर कहाँ खड़े हैं, तो ख़त्म हो गया टाइम हमारा। फिर बीमारियाँ आपको लगने और घेरना शुरू कर देती हैं। 3 बजे से पहले आप सोने की कोशिश करें। 12 बजे सो जाएँ, 11 बजे सो जाएँ, 1 बजे सो जाएँ, 3 घंटे 2 घंटे जिगर जो है आपका वो रिकवर हो जाए, बीमारियों से महफूज रहे। और बाकी रहा सवाल हमारे कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में क्लिनिक्स है, जैसे कि सबसे पहली क्लिनिक सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार नाज़माबाद है, मंडे को पीर वाले दिन हमारा मलीर में है, ट्यूसडे को फिर डिफेंस की तरफ है अख्तर कॉलोनी, और वेडनेसडे को फिर गिजरी में, और फिर थर्सडे ये अपना कोरगी नंबर 5 सिविक सेंटर। जुमेरात के दिन यहाँ पर होते हैं,
तमाम ब्रांचों की टाइमिंग सेम है, शाम को 5:30 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक। चेकअप और मुआयने की हमारी कोई फ़ीस नहीं है। फर्स्ट टाइम आते हैं, टोकन चार्जेस होती है, वो चेकअप करते हैं, उसी वक्त नब्ज़ देखते हैं, बीमारी की तस्करा करते हैं और बिल्कुल मरीज़ को बगैर किसी रिपोर्ट के सारी चीज़ें उसके सामने रखते हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक। ऑनलाइन कोई आपसे रब्ता करना चाहे व्हाट्सएप वगैरह पे कोई नंबर वगैरह, ऑनलाइन पे और हमारा रश बहुत होता है, अगर कोई ऐसा बीमार है मरीज़ कि वो 2 घंटे, ढाई घंटे नहीं बैठ सकता है, तो वो पहले आपसे टाइम लेकर आ सकता है? सर वो पहले टाइम भी लेंगे और हमारा पूरा इदारा है माशाल्लाह, तकरीबन काफ़ी लोग हैं, तो उसमें नाम देके बहुत सारे हमारे लोग हैं, तो उनसे किसी नाम लेके, टाइमिंग लेके, तरतीब बना के, और किसी भी काम के लिए आपको पता है पहले दफ़ा तो थोड़ी तंगी और परेशानी होती है, ऐसे। लेकिन नेक्स्ट टाइम के बाद जब पेशेंट मेरे पास पहुँच जाएगा तो इंशाल्लाह उसके लिए और भी सहूलत बआसानी से इंशाल्लाह दोबारा उनको कंट्रोल करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जिस तकलीफ़ से मरीज़ आता है अंदर 2 घंटे करने के बाद तो हम उसको 15 मिनट देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा हुक्म है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जब वो 15 मिनट बाद बाहर जाता है तो वो यहाँ से पुरसुकून महसूस करता है अपने आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुछ पाने के लिए जी। कुछ खोना पड़ता है। बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें और बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू की हकीम अताउर रहमान हाशमी साहब ने। और मैं खुद इनसे जो ना बहुत ज़्यादा जो ना मैं मेरा दिल ही लगाव, क्योंकि मेरी एक बहुत इतनी ख़तरनाक तकलीफ़ हकीम साहब ने दूर करी है कि मैं बिल्कुल ना बैठ सकता था, ना खड़ा हो सकता था, ना चल सकता था। मैं 1.5 महीने से बेड रेस्ट पे था और हकीम साहब के पास गया और उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर मुझे खड़ा कर दिया। तो किसी को भी ख़ास तौर पे अरकुन-निस्सा जो ना L4, L5 का जो मसला है, वो ज़रूर हकीम साहब से राब्ता करें, घुटनों के दर्द के लिए, मोरों के दर्द के लिए। हकीम साहब का नंबर अभी हम चला भी देंगे नीचे। और व्यूअर्स, अपने लिए सबसे जो बड़ी दुआ है ना, वो सेहत माँगा करें, क्योंकि अगर आपके पास सेहत है, तो सब कुछ है। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ जो ना, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये मैंने इस 1.5 महीने के अंदर रियलाइज़ कर लिया। सब कुछ होने के बावजूद भी जब आप बेड पे पड़े हुए हैं, तो किसी काम के नहीं है। और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।